नमस्कार। तो कोई साथी मुझे बताए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल की ओर? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं व्यवधान एक आया और जुड़ने में थोड़ा सा आपके साथ मुझे देरी हो गई, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। प्यारे साथियों, मेरे साथी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं डीपीसी ऑफिस से, विक्रम जी, चंद्रमोहन जी, रविंदर जी, सबरेज जी, आप सबका इस वर्कशॉप में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बार फिर मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। आज जिस विषय पे मैं आपके साथ बात करूंगा, ये थोड़ा सा एक अलग सा विषय है जो जिस पे हम चर्चा करेंगे। आप सबने देखा कि ऑनलाइन टीचिंग जब शुरू हुई तो उसमें हमारे पास बड़ी सारी, हमारे सामने बहुत समस्याएं आई, और उसमें कुछ ऐसी सी दिक्कतें भी थी जो जिनको एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कुछ ऐसे सी इश्यूज आए जो शायद हमें पता भी नहीं था कि इस तरह के इश्यूज आएंगे और हम इन इश्यूज को इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो उसी विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष आज हूँ, और मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। एक सेकंड आपको मुझे देना है, देन आई यस। तो आपके सामने मैं आज जिस विषय को लेकर हूँ, प्रस्तुत हूँ आपके सामने, दैट इज क्रिएटिंग सेफ स्पेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। बलजीत कौर मैम, आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? okay. और मैं आप सब में से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साथियों के माइक ऑन हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि आप आपके माइक्स इस बीच ऑफ रहें। हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है इस बीच, और बीच बीच में मैं आपको समय भी दूंगा कि आपकी कोई क्वेरी है आप उसको ले सकते हैं हम। लेकिन फिर भी मैं ये ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा साथियों से कि आप एक बार अपने आप को, अपने जो सवाल हैं उनको लिख लीजिएगा, और जो हमारे पास एक समय होगा, क्वेरीज का टाइम होगा, तो मैं उसमें वो सारी क्वेरीज आपकी लूंगा, और मैं आपकी एक भी क्वेरी ऐसी छोड़ के नहीं जाऊंगा जो आपकी अनआंसर्ड रहेगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है उस बीच, और उम्मीद भी ये करूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करें, और मुझे भी क्या आप अपने आप को इस बीच कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ, क्रिएटिंग सेफ स्पेस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करता हूं, जहां से जिस कहीं से हम इंटरनेट से जब सोर्स से लेते हैं तो थोड़ा उसको एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम जिसकी हेल्प लेते हैं तो उसको एक्नॉलेज करें। मैं टॉट जेल का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि जहां से मुझे ये प्रेरणा मिली, जहां से मैं आपके सामने ये सब लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब 2019 में दिसंबर महीने में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, और आप सब जानते हैं कि ये शायद वुहान, चाइना से शुरू हुआ था ये काम। तब कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें एजुकेशन के जो एरिया है उसमें कौन कौन से डिफिकल्टीज हम फेस करने जा रहे हैं। तो उसमें फिर जो सबसे बड़ा, जब कोविड-19 आया और 2020 में जब हमारे यहाँ भी ये फैल गया, तो ये नहीं समझ में आता था कि हम उसमें करें क्या। क्यों? क्योंकि सारी एजुकेशन बिल्कुल लॉकडाउन हो गई थी, और जो हमें ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो सारे के सारे बिल्कुल बंद हो गए थे, जिससे कि जो हमारे लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हैं, या उसके साथ साथ में अध्यापकों की भी बात करूंगा कि अध्यापकों के ऊपर और विद्यार्थियों के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत बुरा इसका असर पड़ा था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एजुकेशन वो बिल्कुल लॉकडाउन हो गई थी। और लॉकडाउन एजुकेशन क्यों हो गई थी? क्योंकि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद थे, और जिसकी वजह से ये जो शिक्षा के जो जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो सारे बंद थे, और हम एज टीचर्स अपने विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और क्योंकि उस वक्त ना कोई वैक्सीन थी और ना ही कोई ऐसी दवा थी जो इस बीमारी को हरा सके, और क्योंकि एब्सेंस ऑफ वैक्सीन था, और इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती चली गई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता था, एक पड़ोसी दूसरे से बात नहीं कर सकता था, और स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते थे। इसलिए सभी जगह पे आप
सब जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से बड़ी सारी दिक्कतें आई हमें और हमारे सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि सारा दिन घर में रहना और खाना और बस सोना या इस तरह से काम करना, तो बाकी हम एजुकेशन से बिल्कुल दूर होते चले गए। और ये वजह भी थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन बिकेम द बिगेस्ट कैजुअलिटी। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो शिक्षा के जो शिक्षण जो संस्थान थे वो इसका सबसे बड़ा एक शिकार हो गए। उनके साथ सबसे बड़ी त्रासदी हुई, क्योंकि बच्चे आने स्कूल में बंद हो गए और अध्यापक भी स्कूल में नहीं है। बच्चों का अध्यापकों के साथ किसी तरह का कोई भी तालमेल नहीं है, या फिर वो बच्चे अपने अध्यापक से पढ़ ही नहीं सकते। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि भाई हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बंद हो गए थे। और अगर मैं पूरी बात करूं हमारे इंडिया की, तो उसमें 320 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर इस कोविड-19 बीमारी का असर पड़ा था। और क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों से नहीं मिल पा रहे थे, शिक्षा हम उनको नहीं दे पा रहे थे, तो ये हम सब अध्यापकों के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारी जो गवर्नमेंट थी उस सब के लिए एक चिंता का विषय बन गया। और जब वो चिंता का विषय बना, इस पे विचार हुआ और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया सरकार की तरफ से कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती रहे, लगातार हमारे बच्चे अध्यापकों से जुड़ें। और वो बच्चे जुड़ेंगे कैसे, अब इस बात पे कुछ ये प्रश्न चिन्ह लगे। और उन्होंने ये सोचा कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। शिक्षा के बिना कोई भी नेशन कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जब एजुकेशन एक बैकबोन है हमारी, तो उसमें फिर एक बच्चा शिक्षित होगा तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा। तो ये एक रीजन था कि सरकार चिंतित हुई। दूसरी बात, जो शिक्षा है, इट हेल्प्स इन ऑल राउंड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेशन। ये एक बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए और उस एक केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। तो ये बड़ा जरूरी था कि बच्चे शिक्षित हों और शिक्षा के साथ वो जुड़ें। Next is, in response, the government emphasized and encouraged the use of online resources. तो इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चा अपने विद्यार्थी तक पहुंच पाए और उनकी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा एक फेस टू फेस शिक्षा का एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये शिक्षा हमारी जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर देती है। तो इसलिए ये जरूरी था कि हम लोग उन बच्चों को थोड़ा सा बच्चों तक हम पहुंचें। और उसके बाद फिर केवल एक ही माध्यम था हमारे पास और वो था ऑनलाइन एजुकेशन। जस्ट हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन बिकेम ए न्यू नॉर्मल इन इंडिया। और फिर जो ऑनलाइन एजुकेशन था, भारत में एक नया फिनोमिना उभर कर आया। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के साथ या हर बच्चे के पास एक टीचर को पहुंचना था। लेकिन ये तो एक हमारे पास सिर्फ चिंताएं थी। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स इसके लिए लिए। केवल हरियाणा ने नहीं, बल्कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सब ने इस पे स्टेप्स लिए थे। और हरियाणा गवर्नमेंट भी पीछे तो रहने वाली नहीं थी इस मामले में। तो उसमें भी आप सब जानते हैं कि जो जिस तरह के हमारे पास जो इन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, एक तो यही था कि बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। और आप सब जानते हैं हमारे यहाँ एजुसेक का भी प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है। और कुछ ऐसे टीवी चैनल्स चलाए गवर्नमेंट ने, जैसे प्रधानमंत्री जो ई पाठशाला या जिस नाम से जो कुछ चैनल स्वयं प्रभा चैनल पे आते थे, या कुछ केबल ऑपरेटर्स के साथ भी ये टाई अप किया गया कि वो अपने टीवी से अपने माध्यम से कुछ ये चैनल्स जरूर बच्चों के लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे या टेलीकास्ट करेंगे। तो वो ऐसे ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए। और सिर्फ इतना ही स्टेप नहीं लिए गए, बल्कि आप सब जानते हैं कि कुछ और भी हरियाणा गवर्नमेंट ने या हमारे सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म्स तैयार किए। कुछ प्लेटफॉर्म्स के आप क्या मुझे नाम बता सकते हैं? कैन एनीवन लेट मी नो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो जिनके माध्यम से हम जुड़े थे ऑनलाइन? कोई साथी बताए मुझे एक या दो प्लेटफॉर्म जिससे आपको लगा हो कि यस। सतविंदर जी कुछ कह रहे थे?
H5 था जिस पे हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी, स्टेप था। था वो, नहीं वो तो एक ऑनलाइन मीडिया दूसरी तरह का था, लेकिन जब सरकार ने हमारी किस तरह के इसमें प्रोविजन किए थे, वो प्लेटफॉर्म देखिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म था। आप दीक्षा को हम ये कैसे, दीक्षा अवसर, दीक्षा और हाँ, अवसर। दीक्षा है, अवसर है, इस तरह के बड़े सारे प्लेटफॉर्म हमारे सामने आए, जिसमें जिसकी वजह से हम बच्चों के साथ जुड़ पाए। और आज तो आप देखते हैं कि दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रेनिंग का टीचर्स के लिए एक सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। घर बैठे बैठे आप कई सारी ट्रेनिंग्स उसके माध्यम से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो और एक और भी इसमें चलाया था हमारी गवर्नमेंट ने कि जब जरूरत पड़ी कि बच्चों तक कैसे पहुंचे, तो टीचर तैयार नहीं था, टीचर को मालूम नहीं था कि किस तरह से मैं बच्चों तक पहुंचूं। तो एससीईआरटी ने कुछ जिम्मेवारियां लगाई हर डिस्ट्रिक्ट में, कि भी वो कुछ वीडियोस बनाए, कंटेंट बनाए, और वो कंटेंट बच्चों तक वो भेजा जाए। और वो सारा कंटेंट जो था वो दीक्षा पोर्टल के ऊपर भी अपलोड किया गया, और वहां से बच्चों को बहुत उसका बेनिफिट हुआ। जब वो सर डायरेक्टली भी सर हमारे पास आया था, वो भी हमने बच्चों को भी शेयर किए थे। हाँ, वो आपके पास भी डायरेक्टली आया था। वो एक माध्यम था कि हम किस तरह से, हम कितने, गवर्नमेंट कितनी कंसर्न थी इस बारे में। और अगर मैं करनाल की भी बात करूं, क्योंकि आप सब हमारे इस जिले से हैं, तो अगर मैं आपको भी मैं बधाई देता हूं, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस कार्य में अपना योगदान दिया था। हमें मिले थे करीब 20 कंटेंट तैयार करने थे हमारे जिला को, और हमने केवल 20 कंटेंट तैयार नहीं किए, हमने 23 कंटेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट से तैयार होके गए थे। और वो सारे सारे आज भी दीक्षा पोर्टल के ऊपर आप उनको देख सकते हैं। तो कहने का भाव ये, और लेकिन उस वक्त ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे था कि हम बच्चों तक ये पहुंचे, एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं थी, जैसा भी हम बना पाए उस तरह से बनाए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे एनसीईआरटी की तरफ से एक कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चली। उसमें हर स्टेट से, पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट से कुछ लोगों को ट्रेन किया गया, 7-7, 8-8 लोगों को ट्रेन किया गया। और फिर उन 7-8 लोगों ने एससीईआरटी की मदद से हर जिले में से 7-7, 8-8 लोगों को और आगे ट्रेन किया। और इन लोगों ने अब टीम बनाकर आगे एक पूरी वर्कशॉप्स कंडक्ट करी हैं। टीचर्स ने ऑनलाइन कंटेंट किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं और बच्चों तक वो कंटेंट हम भेज पाएं, वो सारा सारा सीखा। और करनाल जिला को आपको बधाई मैं दूंगा इसके लिए। करनाल जिला पूरे भारतवर्ष में ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा टीचर्स इसमें ट्रेन हुए हैं। 210 टीचर करनाल जिले में हमने ट्रेन किए हैं, बाकी जिलों में किसी में 90, किसी में 100, इस तरह से टीचर्स ट्रेन हुए हैं। तो इसमें एक टीम पूरी काम करती थी, और कुछ साथी मेरे इसमें भी बैठे हुए हैं, इस सेशन में भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने उस ट्रेनिंग में बखूबी अपना योगदान दिया था। तो ये तो था कि किस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ने इस दिशा में लिए हैं। लेकिन स्टेप्स तो ले लिए, उससे पहले कुछ हमें जरूरतें थी। ऑनलाइन टीचिंग पे जाने से पहले बहुत सारी चीजें थी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स थे उसके, कि इसके बिना तो ऑनलाइन टीचिंग हो ही नहीं सकती। तो वो क्या प्री रिक्विजिट्स थे, तो थोड़ा सा इस पे हम विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सम अदर गैजेट्स, यानी हमारे पास कंप्यूटर की जरूरत थी। टीचर्स ने अगर कंटेंट बनाना है तो वो कंप्यूटर्स पे बनाएंगे, स्मार्टफोन पे बनाएंगे। और इनके साथ साथ कहीं से मैटर तो आप लेंगे ना, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना आप बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए कुछ और भी गैजेट्स की हमें जरूरत थी। खैर वो हाई लेवल के गैजेट्स हैं, जैसे अगर मैं ये गैजेट्स आपको कहूँ कि जैसे आप मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने सम करके दिखाने हैं, तो वो एक नोटबुक आती है जो जिसपे आप लिख सकते हैं। वहीं पे एक ई नोटबुक आती है जिससे आप, जैसे यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीचर लिखता चला जाता है और वो बच्चे के सामने आता चला जाता है। लेकिन वो चलो एक हायर ऑर्डर के हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ वो गैजेट्स थे जिनकी हमें जरूरत थी। इसके बिना तो ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग के बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे। और अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वाज वेरी लो, क्योंकि आपको मालूम है कि 2019 में जब ये शुरू हुआ था, तो उसके तब देखिए आप, या 2020 की शुरुआत को देखिए, और उसके बाद आज आप देखिए जब 2021 पूरा खत्म हो गया है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं। उन्होंने ये खरीद लिए हैं अपने मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स, उनके पास हो गए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है। तो उस वक्त अगर हम बात करें 2019 की या 20 के शुरू की,
तो इन सब चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम थी। इंटरनेट फैसिलिटी, और अब देखिए ये आंकड़ा आपके सामने 2019 के दिसंबर का आंकड़ा है ये। तो उस वक्त इंटरनेट फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया 23.8% लोगों के पास थी। तो क्या हम सोच सकते हैं कि जब केवल 23% लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो हम सभी बच्चों तक पहुंच पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा सोच भी सकते थे। और ये तो बात रही ओवरऑल, लेकिन इसमें भी अगर एक और भी त्रासदी थी सबसे बड़ी, कि जो डिवाइड था बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, जो गांव के बच्चे थे या शहर के बच्चे थे, उनमें भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस था। और अगर हम गांव के बच्चों की बात करें, रूरल एरिया में केवल 4.5% स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स थे, दैट मीन्स हमें स्मार्टफोन चाहिए थे, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए थी, और एक ऐसा एटमोस्फियर चाहिए था, एक सपोर्ट चाहिए थे टीचर को भी, और पेरेंट्स की भी सपोर्ट चाहिए थी बच्चे को, और बच्चे को टीचर की भी सपोर्ट चाहिए थी। लेकिन टीचर इतना टेक सेवी नहीं था कि वो इन सारी चीज़ों को खुद कर पाए, इसलिए बहुत बड़ी एक रिक्विजिट था जिसको बारे में, ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सोचना बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद हमने टीचर्स का पर्सपेक्टिव भी देखना था कि टीचर क्या सोचता है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ऑनलाइन टीचिंग मेन गोल टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग ऑनलाइन। टीचर ने ये सोचा, टीचर, अब वहां पे आप सब जानते हैं कुछ टीचर्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जो जिनका बिना करे काम चल जाता है, और कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो बड़े सेंसिटिव टीचर्स हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कोई बेनिफिट हो। और तो उन्होंने ये सोचा कि ऑनलाइन टीचिंग मेन टूल है स्टूडेंट्स की लर्निंग का, और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे थे कि आपको याद होगा, आप शायद सहमत होंगे मेरी इस बात से, कि जब कुछ बच्चे स्कूल में आते थे, और ये गवर्नमेंट ने जो ओपन किया था कि वो डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूल आ सकते हैं। अगर वो 10 बच्चे स्कूल में बैठे हुए देख लिए तो हो सकता है कोई ये जो पत्रकार घूमते हैं, हर शहर में घूमते हैं, उन्होंने जा जाके उनके बारे में बड़ी गलत पब्लिसिटी भी की थी। तो वो केवल आपकी कंसर्न था, अध्यापकों का चिंता थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने यही सोचा कि केवल एक ही जरिया है बच्चों से जुड़ने का, और वो है ऑनलाइन सपोर्ट। फॉर दिस द माइंडसेट वाज टू बी चेंज्ड बाय द टीचर हिमसेल्फ। इसके लिए अध्यापक का खुद का माइंडसेट बदलने की जरूरत थी, उसने खुद को बदलना था। तो अपने आप को अडेप्ट करना था उस नई सोच के साथ कि हम किस तरह से बच्चे के साथ जुड़ें, और किस तरह से हम अपना कंटेंट भेजें, किस तरह से हम बच्चे को थोड़ा सा कुछ भी सिखा पाएं। उसके बाद प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उन्होंने ये भी सीखना था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करें। अब जैसे आप आज हमारे साथ जूम ऐप के थ्रू आप जुड़े हुए हैं, तो लेकिन शुरू में जो था तो आप देखेंगे ये चीजें नहीं थी, ना मेरे टीचर को पता थी। तो कुछ ऐसे ये प्लेटफॉर्म जो आपके समक्ष हैं, गूगल मीट मेरे ख्याल से हम सब ने सबसे पहले इस्तेमाल करनी शुरू की थी, सभी टीचर्स ने, और जूम ऐप, वेबएक्स। और यहाँ देखिए, अगर आप जूम ऐप, गूगल मीट और वेबएक्स की बात करें, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म तो हैं फेस टू फेस के, जैसे आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये वाले तीनों। और अगर आप इसकी बात करें, व्हाट्सएप की बात करते हैं, ये व्हाट्सएप, सॉरी, यहाँ पे ये तीन आप कीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। जो YouTube है इसके पास, इस पे तो आपको पता है कि बना बना कंटेंट वहां पे पड़ा हुआ है, और वहां से आप पिक करते थे और बच्चों को आप वो वीडियो सेंड कर देते थे या उसका लिंक सेंड करते थे। इसी तरह से जो आपका ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी आप बच्चों के साथ या तो अपना कुछ प्रिंटेड मैटर, आपने कोई पेज की कॉपी की, उसकी स्नैप खींची और आपने बच्चे को भेजी, या कोई वॉइस रिकॉर्ड करी अपनी तो बच्चे को आपने भेज दी, और या फिर कोई भी वीडियो आपने बनाया तो वो बच्चे के साथ भेज दिया। मैं देखता था कि कई बार, जैसे खासकर घरौंडा ब्लॉक से कुछ टीचर्स थे, कुछ इंद्री से कुछ टीचर्स थे, और कुछ टीचर्स वैसे तो सभी ब्लॉक से थे, लेकिन मैं कुछ को मैं फॉलो कर लेता था, तो वो अपनी वीडियोस बना के बच्चों तक भेजते थे। उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन उनकी अपनी सेंसिटिविटी थी कि वो ऐसा करते थे।
तो ये वो प्लेटफॉर्म थे। और बायजू ये तो आपको पता है कि बाद में आया है ये वाला, और अन अकेडमी, ये सारे सारे कोर्सेज कराते हैं, इनमें कंटेंट आपको मिल जाता है। लेकिन ये तो आप देखते हैं कि हम में से कितने इसको यूज करते हैं। यानी ज्यादातर लोग, हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते थे बच्चों के साथ, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते थे, या फिर हम गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते थे। जैसे आपने देखा होगा, आप उनको पेरेंट्स मीट भी कराते हैं और ये सारी चीजें आप कराते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अध्यापक को तैयार होना था। लेकिन आप सभी स्कूल्स में हैं, साथ ही आप अंदाजा लगा लीजिए आप, या आप थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्ट करें, आप आपके स्कूल में आज भी वो एडमेंट टीचर्स मौजूद हैं जो इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको बच्चों की भलाई से कोई लेना देना है ही नहीं है। और काफी सारे साथी आप शायद मेरे से एग्री भी करेंगे कि वो, और जो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं वो टीचर ऐसे होंगे जो इन यूज करने वाले टीचर्स को भी डिस्करेज करते होंगे, हो सकता है उनके इंसल्ट करते हो, या इस तरह से उनके साथ कोई मतलब गलत व्यवहार करते हों। तो ऐसे भी हमारे साथ टीचर्स हैं। लेकिन जो अच्छे सेंसिटिव टीचर्स थे, उन्होंने ये पर्सपेक्टिव को समझा और इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया था। उसके बाद जो टीचर था उसको कुछ अरेंजमेंट्स भी करने थे। उसमें देखिए उसको क्या करना है। अब आपसे मैं एक सवाल बीच में पूछता हूँ कि आप सब साथियों को, या जो आपके जो विद्यार्थी हैं, वो आपका बनाया हुआ मटेरियल उनको ज्यादा समझ में आता है, या फिर आप जो कहीं से बना बनाया मटेरियल उन बच्चों को भेजते हैं वो उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आता है? आपका क्या विचार है इसमें? कैन एनीवन लेट मी नो? सर नेचुरली हमारा बनाया हुआ मटेरियल ज्यादा समझ आता है, क्योंकि वो पहले हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज को और हमारे टीचिंग मेथड को ज्यादा बेटर समझ पाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। और क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो बच्चा आपसे मुखातिब है, आपको जानता है, वो बच्चा आपकी भाषा को वो समझता है अच्छी तरह से। और दूसरी बात, आपको वो ये मालूम है मेरे बच्चे को इस तरह के मटेरियल की जरूरत है, तो उसी अकॉर्डिंग आप उस मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं और उसी तरीके से आप उसको तैयार करते हैं ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ पाए। इसलिए ये जरूरी था हमारे सबके लिए कि जो टीचर का जो ये मटेरियल हो वो सेल्फ मेड होने की जरूरत थी वहां पे। ये सेल्फ मेड मटेरियल वो बनाए। और सेल्फ मेड मटेरियल में क्या क्या था? सबसे पहले तो टेक्स्ट मटेरियल था। टेक्स्ट मटेरियल में जैसे आप कोई आपने फोटो भेजी किसी बुक की, या उसके पिक्चर खींच के भेजी तो बच्चा उसको रीड करे, या इस तरह का था। या कोई सवाल आपने निकाल के भेजा, या कुछ प्रश्न आपने छोटे छोटे प्रश्न आपने कॉपी पे लिखे, उसकी आपने पिक ली और उसके बाद बच्चों को वो भेज दिया ताकि वो बच्चे लर्न कर सके उसको। उसके बाद कुछ ऑडियो मटेरियल भी आपने भेजा जो आप रिकॉर्ड करना चाहते थे, या बोल के कुछ बात बच्चों को कहना चाहते थे, वो भी सेल्फ मेड मटेरियल आपने भेजा। और वो इसलिए था क्योंकि बच्चे आपकी बात को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। कुछ विजुअल्स थे। विजुअल्स में देखिए आप पिक्चर्स भी आ सकती हैं, और कुछ ऐसे ड्रॉ करके, मान लीजिए आपने फलों के नाम कराने हैं तो उसमें आपने बनाना की पिक्चर बनाई और उसके बाद सामने उसके बनाना वर्ड लिख दिया और वो चीज बच्चे को आपने भेज दी। इस तरह से आपने कुछ काम किया था। और फिर कुछ साथी थे जिन्होंने अपनी अपनी वीडियोस बना के भेजी थी। और शुरू में आपको पता है कि वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। जो टेक्नोलॉजी फॉलो करते थे टीचर्स, उन्होंने तो फटाफट कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनसे सीख गए थे। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना शुरू किया। ऑनलाइन रिसोर्सेज में क्या क्या चीज थी आपकी? जो यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्स में अगर आप देखें तो आपकी यूट्यूब सबसे ज्यादा आपने उसको फॉलो किया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चीजें साथ साथ बड़े सारे टीचर्स एक्टिव हो गए थे यूट्यूब पे, और उन्होंने मटेरियल वहां डाला। और इन ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज आपने अपने बच्चों के साथ किया था। आपने वो वीडियोस कुछ डाउनलोड करके अपने बच्चों को भेजी, या उनके लिंक्स आपने शेयर किए ताकि बच्चे वहां पे उसको सीख पाए। और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बाद में तो आपको पता है कि आप लोगों ने चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करी है, चाहे वो फिर दूसरा जैसे गूगल मीट के थ्रू कुछ कॉन्फ्रेंसेज आपने करी हैं, फेस टू फेस बैठ के भी बच्चों के साथ आपने काम किया। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स थे जो टीचर को करने पड़े थे और उन्होंने किए भी थे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें, फिर स्टूडेंट्स का भी कुछ अपना पर्सपेक्टिव था, क्योंकि जब अध्यापक का अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है तो मेरे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव क्यों ना हो। स्टूडेंट्स ने भी तो कुछ इस दौरान करना था।
तो उन्होंने देखिए क्या किया, क्या किस चीज की जरूरत थी। दे वर वेरी लेस एक्सपोज टू ए न्यू एंड अनफेमिलियर मोड ऑफ लर्निंग। जो विद्यार्थी थे इस तरह की लर्निंग से वो फेमिलियर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि इस तरह से भी लर्निंग हो सकती है। इसलिए बिल्कुल एकदम ऑल ऑफ ए सडन, अगर मैं इसको कहूँ एक कहावत के जरिए, इट वाज लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे आसमान से कुछ टूट पड़ता है ना, बिल्कुल ये वैसा था उन बच्चों के लिए। तो बच्चों को समझ नहीं आया कि हम करें कैसे। बच्चों को ये नहीं पता कि मुझे लिंक पे कैसे ऐड अपने आप को करना है कैसे। तो ये सारी दिक्कतें उसके बच्चे के साथ थी। और नया बच्चे को आदत है क्लास में बैठकर सीखने की। अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बच्चा तो यूं लगता है कि अगर टीचर नहीं है तो एंजॉय कीजिएगा। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म से बच्चे को बिल्कुल फेमिलियर होना था, जिससे वो टोटली अनफेमिलियर था। दूसरी बात, लैक ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। इस बात में तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे। आज की तारीख में भी आप देखते हैं कि आपके बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते कि 100% बच्चे तक आप पहुंच पा रहे हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जब ये चल रहा था सिस्टम, तो आप 20-20 बच्चों को फ़ोन करते थे। और उन बच्चों के को जब फ़ोन करते थे, मैं भी उसका एक पार्ट था, मैं भी बच्चों को फ़ोन करता था। जब पेरेंट्स से बात करते थे तो वो कहते थे कि जी हम तो काम पे आए हुए हैं जी, शाम को जाएंगे तब बच्चे को फ़ोन देंगे ताकि वो बच्चे अपना काम कर पाएं। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो पेरेंट्स इतने खींच जाते थे कि जी अभी तो किसी और का फ़ोन आया था। और वो कई बार बड़ी गलत भाषा का भी इस्तेमाल आप सबके लिए, हम सबके लिए करते थे। तो ये लैक ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज तो था ही बच्चों के पास, और शायद आज भी काफी हद तक ये है। उसके बाद डिड नॉट नो हाउ टू एडजस्ट टू द न्यू रिजीम। उनको समझ नहीं आया कि जो नया दौर चला है, इस नए दौर में हम अपने आप को किस तरह से समायोजित करें। एडजस्टमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि फोन है नहीं, अगर है तो फिर वो उसको छोटी स्क्रीन है, उसकी आंखों पे बच्चों के चश्मे चढ़ गए और इस तरह की बीमारियां बच्चों में पैदा हो गई थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो जिनके थ्रू बच्चों को, और कुछ जस्ट मिनट, गड़बड़ हो गया काम। हाँ, वीवर है। किस तरह से हम उस नए रजीम के साथ बच्चा जो है वो एडजस्ट करे, ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद अब देखिए कि कुछ, जब टीचर भी तैयार नहीं है, बच्चा भी तैयार नहीं है। अगर टीचर ने तैयार किया तो बच्चे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो हम सब के बीच में एक गैप सा बन गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया बच्चों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, और बच्चों के विद इन द स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये चीज लिखी है, एक तो ये विद इन स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया। और एक स्पेस किस किस के बीच में क्रिएट हुआ, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएट हो गया। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तो ये क्रिएट हो गया कि हम बच्चे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या जिस तरह से हम बच्चा हमारे तक जुड़ना चाहिए हमारे साथ, वो जुड़ नहीं पा रहा है। और विद इन स्टूडेंट्स भी ऐसे क्रिएट हो गया कि आप सब जानते हैं पीयर लर्निंग कोई वर्ड होता है, आप सब जानते हैं। पीयर लर्निंग बच्चे की नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चे से मिल ही नहीं पा रहा है। उनकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो खत्म हो रही है। और आपस उनकी जो, ये जो जिसको आप कहते हैं एकेडमिक एडजस्टमेंट है या एकेडमिक ग्रोथ उनकी, वो भी रुक रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आप टीचर से वो नहीं सीख पाते तो आपस में बच्चों से ही वो सीख जाते हैं। बच्चे बता देते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। तो ये क्रिएट हो गया स्पेस इनके बीच में, टीचर और अध्यापकों के बीच में, और बच्चों के बीच में। उसमें फिर हम क्या उसमें कर सकते थे, क्या इसका किस तरह के स्पेसिस ये क्रिएट हुए थे। एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन विद टीचर्स, बच्चों के साथ टीचर जुड़ ही नहीं पा रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता था बच्चे का। और उसके बाद आप देखें, क्योंकि टीचर के सामने बच्चा होने की आदत पड़ी हुई है बच्चे को, मुझे टीचर के सामने बैठ के पढ़ना है। पीयर, जो पीयर ग्रुप है, मैंने यहाँ भी लिखा था। और पीयर के अपने साथियों के साथ बच्चा जो है वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। अब अपनी बात वो उनके सामने नहीं रख पा रहा है। कुछ बातें बच्चे आपस में जब करते हैं तो वो अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं, अपनी बातों को बाहर निकालते हैं, तो जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब यहाँ देखिए, टीचर्स
आपको ये देखना था सबसे पहले कि जब मैं ये करूं, जब मैं बच्चे को कोई कंटेंट भेजूंगा, तो पहले तो बात उसको उसमें क्या क्या चीजें देखनी है कंटेंट भेजने से पहले। देखना पूनम, पूनम मैडम है? हाँ जी सर। मैम अगर आप माइक ऑफ कर लें अपना तो। हाँ जी। मैं इस बात पे मैं पूनम जी को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ ये बात कह के, लेकिन मैं आप सबको ये बात कह के एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और ये जो लेसन चल रहा है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुछ ऐसी चीजें डेमोन्स्ट्रेट मैं करूंगा इसी लेक्चर के दौरान कि हम समझेंगे कि ये भी एक स्पेस क्रिएट करता है, गैप क्रिएट करता है। जो बात, जैसे हम लोग माइक हमारा ऑन रह जाता है, किसी साथी का वीडियो ऑन रह जाता है, तो इस ऑनलाइन टीचिंग के बड़े खतरे हैं। तो उसमें जो बात आप कह रहे हो, तो वो सारी बात अभी इस वक्त देखिए 84 पीपल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यानी 84 का मतलब जो बात हमारा एक साथी बोल रहा है ना पीछे से, तो वो 84 लोगों के पास वो बात पहुंच रही है। और कई बार हम इतना ऑकवर्ड बोल जाते हैं जो सोशली किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखें, और यही जो बात है आपने अपने विद्यार्थियों को सिखानी है कि वो इस तरह का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा उनकी तरफ से ठीक नहीं होता। इससे एक तो डिस्टर्बेंस होती है, और यही गैप्स हैं जो जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और पूनम जी से मैं माफी चाहूंगा कि मैंने एक जनरल बात कही है, आपके लिए नहीं कही है। उसके बाद सिलेक्शन पे मैं बात कह रहा था कि कंटेंट सेलेक्ट करते हुए आप किन चीजों का ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कंटेंट जब आप इस फॉर्म में शुरू में भेजेंगे तो वो इजी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इजी है, लेकिन हो सकता है उस इजी कंटेंट को प्रेजेंट करने की जो टीचेबिलिटी है, उसको पढ़ाना आसान ना हो। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको पढ़ाना आसान ना हो। तो ये चीजें देखनी थी टीचर ने कि वो ऐसा कंटेंट पहले सिलेक्ट करे जो आसानी से वो अपने बच्चों तक पहुंचा पाए, जिस भी माध्यम से वो पहुंचाना चाहता है। तीसरी बात, उस कंटेंट की डिलीवरी कैसे हो। कंटेंट की डिलीवरी क्या टेक्स्ट फॉर्म में होगी, क्या वो किसी विजुअल फॉर्म में होगी, या फिर वो वीडियो जिसको आप ऑडियो विजुअल इफेक्ट दे के करते हैं, उस तरह की वो डिलीवरी आपकी होगी। और उसके बाद एक और भी तो यहाँ बात आती थी कि रिसेप्शन ऑफ द कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मेरे बिल्कुल सामने नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पे आपको देख सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली मैं नहीं देख सकता। तो इसकी वजह से क्या है, अब मुझे नहीं मालूम कि आप इस कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे नहीं मालूम कि आप ये अपना मोबाइल ऑन करके आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कुछ और काम कर रहे हैं, मोबाइल आपने छोड़ दिया या आप बाजार में आप घूम रहे हैं। तो ये बड़ी रिक्विजिट्स थी इसकी कि आप कंटेंट को जो भी रिसीवर है वो रिसीव करेगा या नहीं करेगा, किस तरह से कितना वो उसको रिसीव कर पाएगा। उसके बाद लैक ऑफ प्री रिक्विजिट्स, हमारे पास रिक्विजिट्स नहीं है, उसके प्री रिक्विजिट्स नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चा आपकी शिक्षा से दूर भाग गया, आपकी क्लास से वो बच्चा बाहर भाग गया। तो ये गैप क्रिएट हुआ। आपने एक टॉपिक आज कराया या किसी लेसन का एक पार्ट आज कराया, अगर वो बच्चे के पास फैसिलिटीज नहीं है तो वो उसका छूट गया। नेक्स्ट डे जब आप उसी का सेकंड पार्ट कराएंगे, अगर वो बच्चा जुड़ता भी है तो भी वो बच्चा वो चीज नहीं सीख पाता, क्योंकि उसके पास कल ये फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए लैक ऑफ प्री रिक्विजिट्स की वजह से भी हमारे विद्यार्थियों को और अध्यापकों के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट हो गया वहां पे। उसके बाद पेरेंटल सपोर्ट। अब आप यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ये बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, खासकर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की सपोर्ट उनके साथ है। हाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर हु आर सपोर्टिंग देयर किड्स। तो मुझे लगता है कि आप में से सभी इस बात पे सहमत होंगे कि गिने चुने आप 10-15% लोग ऐसे होंगे, अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल मेरा टोटल क्रॉस लग जाता है, और ये सपोर्ट हमारे बच्चों के पास नहीं है। इसलिए जो टीचर, कई बार
आपने समझाया और बच्चे के समझ में नहीं आया, पेरेंट्स अगर जरा सा वो बता दें तो बच्चे को समझ आ जाता है, तो वो गैप खत्म हो जाता है। लेकिन पेरेंटल सपोर्ट ना होने की वजह से तो ये एक बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में क्रिएट हो गया। उसके बाद टेक्निकल ना हाउ, बच्चों को हमारे यही नहीं पता था शुरू में तो कि किस तरह से हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, किस प्रकार से हम ये चीजें निकालें इसके अंदर से कि हम इन्हें टेक्निकली जो थे हमारे विद्यार्थी। पहली बात तो मैं केवल विद्यार्थियों की नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस आस्पेक्ट में तो मैं अध्यापकों की भी बात करूंगा। बहुत सारे अध्यापक ऐसे थे जिनको नहीं मालूम था कि भी हम किस तरह से ये काम करें, किस तरह से हम अभी आप देखना, अभी आपके सामने भी प्रॉब्लम आएगी जब आप ट्रेनिंग करवाएंगे ना स्कूलों में, तो वो भी आपसे पूछते नजर आएंगे जी गूगल मीट पे हम कैसे जुड़ें, किस तरह से अपना नाम वो करें। यानी वो एटिकेट्स वो फॉलो नहीं करेंगे जो एटिकेट्स आप चाहते हैं। तो टेक्निकल ना हो नहीं होने की वजह से, अब जैसे कई बार क्या एक टीचर को मेरे यही नहीं पता कि मैंने अपना माइक किस तरह से ऑफ करना है, तो वो उसकी अज्ञानता है। टेक्निकल ना हो में ये सारी चीजें आती हैं। हम ये कहते हैं कि ये टीचर डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि उसको आता ही ना हो कि किस तरह से माइक को ऑन करना और किस तरह से माइक को ऑफ करना। उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स, कितने एक अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही, अवसर मिले हैं क्या फेस टू फेस बच्चे को अध्यापक से मिलने के, क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद जो दोनों के बीच का एक इंटरेक्शन है, किस किस के बीच में, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, क्या वो इंटरेक्शन जो है वो क्वालिटी का था या टीचर ने केवल खाना पूर्ति करने के लिए वो काम किया है। क्योंकि सरकारी दबाव है हमारे ऊपर और सरकारी दबाव में हम काम करते हैं, लेकिन वो काम किस लेवल का होता है, किस क्वालिटी का होता है, ये तो हम सब के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सभी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और वो जो इंटरेक्शन आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच में हुई, कभी आपने देखा है ये चीज कि एक टीचर को नॉलेज तो बहुत है, लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो बच्चे उसकी बात को समझ ही नहीं पाते। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? कोई साथी मुझे बताएगा ऐसा कोई आपके साथ घटना घटी हो, या आपके साथ भी कोई ऐसा अध्यापक हो जिसको ज्ञान तो बहुत है, एमफिल पीएचडी और पता नहीं क्या क्या डिग्रीज उसके पास है, लेकिन जब वो क्लास में जाता है तो वो क्लास में जाके बिल्कुल बच्चे उसको बात को समझ ही नहीं पाते। क्या आप में से है कोई ऐसा साथी? और एक आप अपने वीडियोस एक बार प्लीज ऑन कर लीजिएगा, मैं कुछ देख पाऊँ आपको साथ साथ। क्या आपने कभी ऐसे साथी से आपकी मुलाकात हुई है जो बहुत इंटेलिजेंट भी हो, डिग्रीज भी बहुत हो, लेकिन जब वो बच्चों के साथ जुड़ता है तो बच्चे उसकी बात को समझ नहीं पाते, ऊपर से हवा में, जैसे कहते हैं सिर के ऊपर से निकल जाता है। कभी आप हुआ है ऐसा? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैम। सर मैं सुनीता देवी अभ्यासी फ्रॉम राणा हसन ब्लॉक से सर। जी जी। सर मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंग्लिश मीडियम से जैसा उसने बीएड वगैरह कर रखी थी, काफी इंटेलिजेंट थी वो। जी जी। और लेसन प्लान वगैरह सब इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। जी। और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो वो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए ना गवर्नमेंट स्कूल में भेजा गया। हाँ जी हाँ जी। तो बच्चों को इतना नॉलेज नहीं था इंग्लिश का, और उसको भी हिंदी में इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी कि वो उनको एक्सप्लेन कर पाए। जी जी। तो वो इंग्लिश में जैसे दे रही थी तो वहाँ के टीचर ने बोला मैडम ये नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। तो फिर इस वजह से वो खुद इतनी कंफ्यूज होगी कि कैसे बच्चों को मतलब वो टीच कराए। जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो ज्ञान था वो बच्चों के किसी काम का नहीं था। यही यही हम ऐसे ही जी सर। कहेंगे ना इस चीज को। तो इस चीज हाँ से जी हमें, सर। हाँ, इस चीज से हमें क्या देखना है, क्या सीखना है इस चीज से? हमें ये सीखना है इस चीज से कि हमारा ज्ञान हमारे लिए तो पता नहीं हमारे पास कितना ज्ञान है, लेकिन हमारा जो रोल है वो किसके लिए है? वो विद्यार्थी के लिए है। अगर हम अपने उस ज्ञान को विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो हमारा ज्ञान जो है वो जीरो है हर किसी के लिए। तो हमें क्या करना है एज टीचर्स, हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट के ही लेवल पे जाके सोचना है। मुझे कितनी अंग्रेजी आती है इससे बच्चे को कोई मतलब नहीं है। बच्चे को मतलब किससे है कि वो आप उस बच्चे को कितना दे रहे हो, कितना उसको सिखा रहे हो। बिल्कुल, मैं कई बार हर सेमिनार, हर प्लेटफॉर्म पे मैं यही एग्जांपल देता हूँ।
सुना होगा आपने कि मान लीजिए आपके घर में एक मेहमान आता है, आपके पास उसको सर्व करने के लिए न जाने कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन हैं, सूखे मेवे हैं, लेकिन आपके पास वो परोसने का तरीका नहीं है कि किस प्रकार से स्माइलिंग फेस से, किस सलीके से उसके आगे आपने वो पेश करना है। तो नाराज होके चेहरे पर बिल्कुल गुस्से के भाव या ऐसी गलत सी फीलिंग्स ला के आप उसको सर्व करते हैं, वो कहेगा इससे बढ़िया तो मुझे कुछ खिलाता ही नहीं। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो भीलनी ने तो श्री रामचंद्र को अपने झूठे बेर भी खिला दिए थे उस प्यार से। तो कहने का भाव ये है कि देने का एक तरीका है जो अध्यापक को सीखना है। ये मैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको कितना आता है ये मत देखिए, आप अपने विद्यार्थियों को कितना दे पाते हैं वो आप देखिए। और यही चीज है इस लास्ट वाला जो पॉइंट आपने देखा है। थोड़ा और आगे बढ़े हम, आपका समय भी काफी ज्यादा जा रहा है आगे। अब इसके थ्रेट्स देखिए, कुछ चैलेंजेस हैं इसके ऑनलाइन टीचिंग के, जो चैलेंजेस आप सबने फेस किए होंगे, थोड़ा उन पे विचार कर लेते हैं। मिसिंग सोशल कनेक्शन लेड टू आइसोलेशन, क्योंकि सारा दिन आप घर में ही बैठे रहते थे, बच्चों के साथ जुड़े रहते थे और बाहर जा ही नहीं सकते थे, तो आपका जो सोशल कनेक्शन था, आपने सोशल कनेक्शन यहाँ किसका है, यहाँ बच्चों का और आपका है, वो मिस हो गया था बीच में। और जब आप मिलते ही नहीं है किसी से, अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब आप सामने होते ही नहीं हो तो कोई आपको याद नहीं करता, इसलिए एक गैप हो गया क्रिएट। ये एक थ्रेट था, बहुत जबरदस्त थ्रेट था हमारे लिए। उसके बाद लैक ऑफ इंटरेक्शन, हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था। इंटरेक्शन आप देखिए, जब आप मोबाइल पे किसी से बात करते हैं उसमें आपको मजा आता है बात करने में, या फेस टू फेस मजा आता है? मोबाइल पे बात करने में आपको इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि वहां पे वो भावनाएं नहीं होती। फेस, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपका जो लिसनर है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख ही नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता कि आप झूठ बोल रहे हो या आप उसके बारे में जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। इंटरेक्शन लैकिंग थी वहां पे बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थी। अब देखिए किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन टीचिंग में हो सकती हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है और इसी बीच आपका फोन आ गया बीच में, और वो दूसरा, वहां आपका ध्यान भटका और आपकी जो टीचिंग थी, जो भी आप सीख रहे थे, वो आपने वहां पे आपका खत्म हो गया। दूसरी बात, डिस्ट्रक्शन ऐसे भी हो सकती है कि मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, आपकी बैटरी डाउन हो जाए फोन की या जो भी जिस डिवाइस पे आप काम करें, तो वहां से ये सारी डिस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं। कुछ और इसमें आप देख लीजिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ डिटीरियोरेशन। फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रही हैं। सारा दिन आप देखिए कि हम एक जगह वहीं पे बैठे हैं, वहीं सारा कुछ चल, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। और काफी साथी आप देखे होंगे, आप सबके ही मैं कहूंगा कि जब पिछले साल आप घर में बैठे हुए थे तो सभी ने मुझे लगा 2-4 kg अपना वेट वो गेन किया होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई। और मेंटली आप बड़े परेशान हो गए कि सारा दिन घर में बैठा रहना पड़ता है और क्या करें, यहाँ से वहाँ। और आपने इस कोविड के दौरान, अगर मैं पारिवारिक भी बात करूं आपसे, तो हाँ, ये तो बात जरूर था कि परिवार के साथ रहने का मौका मिला, लेकिन ऐसे भी परिवार थे बहुत से जो टूट गए हैं इस घर में रहने की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके कुछ बाहर कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस थे और फिर वो उनका कुछ पता हुआ या जो कुछ हुआ, तो उससे तो मेंटली बहुत आप अपसेट हुए हैं। और उसके बाद इमोशनल हेल्थ बिल्कुल डिटीरियोरेट हो गया। इमोशनल हेल्थ का यहाँ पे क्या मतलब है? जब आप लोगों से बात ही नहीं करते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज आप देखते ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि भी ये सब क्या है। अपनी भावनाएं आप दूसरे के साथ व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। अपनी भावनाओं को, जिसको कहते हैं कि वेंट ऑफ फीलिंग्स, आपके अंदर जो मन में उद्गार हैं वो निकल ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो अंदर ही इकट्ठा होते चले गए और वो आप मेंटली, इन इमोशनल हेल्थ की वजह से आप बिल्कुल मेंटल होते चले गए। और बहुत लोग इस दौरान आपने देखा होगा डिप्रेशन में चले गए। अगर आप कोविड की बात देखें तो कोविड में बीमारी से लोग शायद कम मरे, लेकिन उसकी वजह से जो, तो इमोशनली हमारा इमोशनल जो हेल्थ है वो बहुत डिटीरियोरेट हुआ। ये कुछ हमारे थ्रेट्स थे इसमें। और इसमें सिर्फ इसमें अगर आप और देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जो
ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी के थ्रेट्स आए। इसमें कौन कौन से थ्रेट्स आए देखिए, एक तो मिस यूज ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स। सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास जितने भी आप यूज करते हैं उनका मिस यूज होना शुरू हो गया। और इसमें सबसे बड़ा एक जो दिक्कत आई वो बुलिंग की आई है। बुलिंग किस तरह से किसी ने फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ डाल दिया, लोगों ने कमेंट्स कर दिए, या फिर किसी ने आपने अपना कुछ प्रोफाइल वहां पे डाल दिया, लोगों ने उसको डाउनलोड करके उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज शुरू हो गया। कई बार तो फेसबुक पे आप जैसे डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे ताजे ताजे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और उनको नया नया लगने लगा, कुछ अलग सा होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा शेयर करना शुरू किया और उसका मिसयूज हो गया। विक्टिम्स ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग का आप शिकार हो गए। जैसे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई और वहां पे आपको बारे में जिसको जो लगा आपने आपके बारे में अच्छा गलत कुछ इस तरह का लिखा, साइबर बुलिंग आपके साथ स्टार्ट हुई। लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जो आपने, जैसे मैं अगर इसको एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा यूं दूं कि जैसे आप स्टेटस लगा लेते हैं अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि गोइंग टू शिमला, और वहां पे वो जब लोग देखेंगे आपका स्टेटस तो जो प्रीडेटर्स वहां पे बैठे हुए हैं जो आपकी चेक कर रहे हैं, तो वो यूं देख लेते हैं कि अच्छा घर पे नहीं है तो चलिए घर में सफाया कर दीजिए। तो इस तरह से बड़े नुकसान भी होते हैं इन सब चीजों के। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एटिकेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है ऑनलाइन एटिकेट्स की वो है कि हम ये भूलते हैं कि हम यहाँ पे जो बैठे हैं तो हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा कि आप वीडियोज ऑन कीजिए, और कुछ साथी तो थे जो अटेंटिव थे, उन्होंने इमीडिएटली वीडियो अपनी ऑन कर ली, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप अटेंटिव नहीं हैं, या फिर जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे आप बैठे हुए हैं उस वो ऑनलाइन एटिकेट्स आपके अंदर नहीं है। तो बड़ी सारी चीजों की तरफ ये रिफ्लेक्शन जाती है कि कंक्लूजन निकलते हैं। हो सकता है मैं उन कंक्लूजन में गलत हूं, मैं उसमें ठीक हूं, और ये बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आपने देखा होगा, पिछले बार एक प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ वो उसका वीडियो ऑन था, उस व्यक्ति ने नहीं देखा कि मेरा वीडियो ऑन है, और वहाँ बड़े एक इंटीमेट सीन्स देखे गए थे। तो वो बड़ा, ये सब किस में आता है? ये सारा ऑनलाइन एटिकेट्स में आता है। तो हम सब अध्यापकों की जिम्मेवारी है कि हम खुद पहले इनको फॉलो करें, और उसके बाद फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी ये बात बताएं कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है और ये नहीं करनी है। थोड़ा और आगे अगर बढ़ते हैं तो विक्टिम ऑफ कॉपीराइट एक्ट, और कई बार तो हम लोग एज टीचर्स जब आप अपनी कोई भी कंटेंट आगे शेयर करते हैं तो आप कॉपीराइट एक्ट का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है, अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर लेंगे किसी पर्पज के लिए तो आपको या तो उसको एक्नॉलेज करना होगा। आपने देखा होगा जब मैंने आपको सेकंड स्लाइड दिखाई थी तो मैंने वहां पे एक्नॉलेजमेंट डाली थी कि जहां से मैंने हेल्प ली है इसकी। तो एक्नॉलेज करना, या तो आप उसको एक्नॉलेज कीजिएगा या फिर उसको आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अगर आप बिना परमिशन के ऐसे करेंगे तो आप कॉपीराइट एक्ट में भी फंस सकते हैं और लीगल कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी में आप देखिए कि फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से है। आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है कि आप जब चाहें जब उसकी ट्रेनिंग को ले सकते हैं, जब आप खोल के देखना चाहें आप खोल सकते हैं उसको। और ये यही फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। मान लीजिए आपने बच्चे को एक वीडियो शेयर करी है अपनी बना के, तो बच्चे के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी उसको समय मिले तो वो उस कंटेंट को आपके देख सकता है। लेकिन यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये देखिए हमारे पास दो तरीके से काम करती है कि हर, जिसको कहते हैं कि हर चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान होते हैं। तो ये एक बून का भी रोल प्ले करती है। बून आप सब जानते हैं कि वरदान भी है ये, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। कुछ लोगों के लिए वरदान हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अभिशाप हो सकती है, और कुछ के लिए ये दोनों भी सकती है। कहने का मतलब ये है जैसा जिसने सोचा, जैसे जिसकी जरूरत है उसने उसको इसी तरीके से हैंडल किया, और जो उसका अपना एटीट्यूड है। मान लीजिए आप उस पर बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसको सीख रहे हैं उससे कुछ, तो आपके लिए वो एक वरदान है। बहुत सारा कंटेंट आप देखते हैं आजकल मिलता है, और जो उसका मिसयूज कर रहे हैं वो उनके लिए अभिशाप है।
तो ये तो आपने डिसाइड करना है, जो भी लर्नर है ये उसने डिसाइड करना कि भी वो इसको किस तरीके से देखता है। आप थोड़ा सा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं कि हम ये जो स्पेस जिस पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के दौरान जो खतरे हमें हमारे सामने आते हैं उनको हम किस तरह से थोड़ा टेम कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आप हेलमेट पहन के जब स्कूटर पे चलते हैं या कार में सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट से रोकेगी। हाँ, इतना जरूर है कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा आपके ऊपर। हेलमेट पहना होगा तो चोट सिर पे नहीं लगेगी, आप बच सकते हैं। तो इसलिए कुछ सेफ गार्ड्स हैं, किस तरह से हमने वो सेफ स्पेस क्रिएट करना है विद्यार्थियों के बीच में और अध्यापकों के बीच में, जिससे हम बच सकें, हमें कोई दिक्कत किसी तरह की ना आए। द फर्स्ट वन इज मेक योरसेल्फ एंड स्टूडेंट्स टेक्नो फ्रेंडली। एक तो आप खुद टेक्नो फ्रेंडली बनिए और उसके बाद अपने विद्यार्थियों को भी समझाइए। जैसे बच्चे आपके पास जब आए या आते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। उसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, आप वो डाल सकते हैं उसके अंदर। दूसरा है ट्राई टू क्रिएट योर ओन सोर्स। अपना ही सोर्स आप बनाइए। अगर आप दूसरे का सोर्स डालेंगे उससे क्या होगा, एक तो मैंने अभी बताया कॉपीराइट एक्ट में फंस सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने उसको एक्नॉलेज भी अगर कर लिया तो फिर क्या होगा, बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आएगी। अभी साथी कह रहे थे कि अगर हम अपना कंटेंट बना के भेजते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हमारे बच्चों के लिए होता है। तो अपना ही आप कंटेंट बनाइए ताकि गैप्स उसमें मिनिमम आए। कीप द आइडेंटिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिडन। जो आपके पास बच्चे आपके पास जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उनकी आप नाम से कभी वहां पे मत जोड़िएगा, उनके आप रोल नंबर से या इस तरह से किसी और कोड से आप उनको जुड़वाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो लिंक कोई बच्चा कहीं और शेयर कर दे और वहां से आपके बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाए। गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में खासकर होता है कि उनको कोई टेम करना शुरू ना कर दे या उनको कोई बुलिंग करना स्टार्ट ना करे। गिव ईच स्टूडेंट्स ए नंबर। ये अभी मैंने जो बताया कि आप उनको नंबर दें, एक कोड दें जिससे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकता है। फॉलो ऑनलाइन एटिकेट्स। अभी मैंने बताया कि जो आपके पास ऑनलाइन एटिकेट्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। किसी को गलत कमेंट नहीं करना है और किसी के बारे में गलत नहीं कहना है। कोई अगर इसमें ये भी आता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बिना वेरीफाई करे आप उसको एक्सेप्ट ना करें। और इसी तरह से कोई ऐसी लिंक्स आपके पास आते हैं कि आप इन लिंक पे क्लिक कीजिए तो ऐसा हो जाएगा, तो वो लिंक्स आप कभी क्लिक ना करें। ये सारे ऑनलाइन एटिकेट्स में आता है। और आपने ये देखना है कि आप किसी पे अगर गलत कमेंट्स आप दे रहे हैं तो कोई आपको भी गलत कमेंट दे देगा, फिर आपको कैसा लगेगा। उसके बाद VCs विद स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इन स्मॉल ग्रुप शुड बी होल्ड। और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे ग्रुप में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज हों, ताकि आप बच्चों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, प्रोग्रेस है या जो भी उनकी कुछ भी है, तो वो आप उन बच्चों पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें। और उसके बाद असाइन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ। आप उनको असाइन कर सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो उनके डेली लाइफ में उनका यूज वो करते हैं। तो इस तरह से हम उन बच्चों के साथ जुड़ते हैं। और बच्चों के साथ आप ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो कॉल करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने बच्चों को आपने ये समझाना है कि गलत समय पे कोई मैसेज वो आपको ना करें। और कई बार टीचर्स भी देखिए इन ऑनलाइन माध्यम से ये भी हुआ कि कुछ गलत जो टीचर थे, गलत मानसिक प्रवृत्ति के जो टीचर्स थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू किया था कि वो गर्ल्स को कॉल कर देते थे या कोई इस तरह का कंटेंट भेजते थे। तो ये सारे ऑनलाइन एटिकेट्स में आते हैं और ये स्पेस, इन सब चीज़ों से आप सबने बचना है। मेरा इतना उम्मीद है आपकी। और कोई भी बात आप बच्चों के साथ करें तो वो केवल हेल्दी बात हो और बीच बीच में बच्चों को आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। अनहेल्दी टॉक आपके और आपके विद्यार्थी के बीच में कभी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माफी चाहता हूं कि और आपने काफी देर तक अपना लंच स्किप किया और मुझे यहाँ पे झेला इतनी देर। कोई सवाल अगर किसी साथी का है तो 2 मिनट है हमारे पास, तो जी जी सर। एक तो जो कल का कोई कंटेंट हो तो वो प्लीज शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि उससे रिलेटेड
कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगी तो हम प्री डिसाइड कर लेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। माइंड में। और दूसरा सर, ये जैसे हम ग्रुप्स बनाते हैं ना सर, अब क्लास में तो सर 40 बच्चों की क्लास है, टीचर विजुअल रहता है उसमें। एक सेकंड, दीपक जी यस सर। माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। पूजा मैडम ओके सर, ओके और नरेंद्र जी माइक ऑफ कीजिएगा। सॉरी सर। जी अतुल पूछिए सवाल। दूसरा सर, मैं ये कह रहा था, जैसे कई बार हम क्लास में कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरा एक सजेशन था कि यहाँ भी हम अपने ग्रुप्स इस तरह से फ्रेम अप कर लें ताकि बच्चों को थोड़ा सा इसमें इजी रहे। दूसरा, बच्चे कई बार उनके पास मोबाइल उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उनके टाइम के कंफर्ट जो उनके अकॉर्डिंग भी ग्रुप को अलग से बना सकते हैं। भाई उनसे पूछ सकते हैं आपका मोबाइल किस टाइम अवेलेबल होगा, उनको उसी ग्रुप में डालें। कई बार पेरेंट्स आते हैं इवनिंग में काम करके, उनके पास उस समय फोन होता है, तो हम क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग और इसके इनमें दोनों में डिफरेंस आ जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, भाई इवनिंग में एक ग्रुप बना दिया बच्चों का जिस टाइम उनके पास फोन होता है। अतुल जी सुझाव तो बिल्कुल बढ़िया है आपका। और एक चीज आप देखिए कि आपको मैं एक चीज और भी कहूँ इस प्लेटफॉर्म से कि आपको आपके बच्चे का, मैंने इसमें एक शायद नोट देखा था कि बच्चे का एनवायरनमेंट भी आप देखिएगा। बच्चे का एनवायरनमेंट देखने का मतलब ये है कि बच्चे की आपके पास पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके घर की क्या पोजीशन है, किस तरह का उनके, मान लीजिए एक बच्चा 10x10 के कमरे में बैठा हुआ है, उसके पास एक ही मोबाइल है, तो वहां पे भी उसको ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब बच्चे का वो ग्राउंड भी देख ले, जो उनकी बैकग्राउंड है, ताकि आप टीचर होने के नाते उनको उसी तरह से हेल्प कर सके जिस तरह की हेल्प उनको रिक्वायरमेंट है। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बच्चों की, बेसिक एम है हमने बच्चों को एजुकेट करना है, तो बच्चा को जिस तरह से आप वो कर सकते हैं, बच्चे तक जिस तरह से आप पहुंच पाते हैं उस तरह से आप उसके पास पहुंचिएगा। लेकिन पहुंचने के समय आप सावधानियां जरूर बरतिएगा, क्योंकि आजकल आप सब देखते हैं कि कुछ टीचर्स कुछ गलत भी हरकतें कर लेते हैं इसमें। तो आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ये सिखाएं अपने साथियों को भी और अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भी। बाकी आपने डिसाइड करना है अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में, वो बच्चा किस तरह से आप उसको सिखा पाते हैं। धन्यवाद आपका अतुल जी, बहुत बहुत। कोई और साथी, एनीबडी एल्स? तो शुड वी कॉल इट अ डे? जी, तो चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विक्रम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो वो करने जा रहे हैं, कल का जो कंटेंट है, जिन विषयों पे कल चर्चा होगी, वो एक बार ग्रुप में वो शेयर कर दें, ताकि साथी जो भी उनकी क्वेरीज उससे रिलेटेड हो वो पता करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।